हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग जो है आईसीआर टेक्नीशियन के एग्ज़ाम के लिए जो 28 ऑफ फरवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 27 सेट्स को कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज का जो सेट रहने वाला है वो हमारा कौन सा रहेगा, 28 सेट। और इस सीरीज़ में भी हम वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, जो इन सभी टॉपिक्स से रहने वाले हैं, जनरल नॉलेज, साइंस और सोशल साइंस से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। चलिए देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज हेल्ड इन। ठीक है, तो पूछा गया पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो कब हुआ था। ये पहला जो वर्ल्ड वॉर है ये 1914 से 1918 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, ये 5 सालों तक चला, 1914 से 1918 के बीच में। ठीक है, और ये वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था एक्चुअली। ये वॉर शुरू हुआ कहाँ पर, यूरोप के अंदर। ये वर्ल्ड वॉर जो वन है, फर्स्ट वाला, स्पेलिंग मिस्टेक हो यहाँ पे, सही कर लीजिएगा, FIRST। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ये शुरू हुआ था यूरोप के अंदर। ठीक है, यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है एसेसिनेशन हुआ था आर्कड्यूक फ्रेंच का। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, तो जो एसेसिनेशन की वजह से ये वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हुई पहली बार। ठीक, अब ये तो वर्ल्ड वॉर वन की बात हुई, तो वर्ल्ड वॉर टू के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। जो वर्ल्ड वॉर टू है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू, WW2 लिख लेता हूँ इसे। ठीक है, ये हुई थी आपकी 1939 से लेकर 1945 के बीच में। ठीक है, और इसी वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जो 1945 का टाइम था, जिसमें 6 अगस्त और आपका 9 ऑफ अगस्त, ठीक है, ये दो डेट्स में जो USA है, अमेरिका ने जापान के ऊपर बम, एटॉमिक बम का आक्रमण किया था। ठीक है, तो कहाँ पर किया था, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के जो दो शहर हैं वहाँ पर। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर वन आपका 1914 से 1918 के बीच में देखने को मिला है। ठीक है, फिर देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड। जो इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट है ये आपका देहरादून के अंदर है, देहरादून। ठीक है, और ये शुरू हुआ था आपका 1900 आई थिंक 1906 के बीच में। ठीक है, 1906 में देहरादून में शुरू हुआ इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, जो आज की डेट में कहलाता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, FRI। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आज की डेट में हम कहते हैं वही है इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। ठीक है, जो 1906 में देहरादून के अंदर हुआ। और देहरादून किसकी कैपिटल है, आपकी उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ठीक है, और देहरादून में एक और के हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं, वो है आपकी सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलते हैं, कहाँ पर, देहरादून के अंदर। फिर हम बात करें अगर जो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वॉज लुइस 16th केप्ट एज अ विजुअल प्रिजनर। तो ये कहाँ पर रखा गया था इनको, जो लुइस 16th है, एज अ विजुअल प्रिजनर इनको रखा गया था। उस जगह का नाम इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी टुलैरिस, टुलैरिस पैलेस, टुलैरिस पैलेस में। ठीक है, टुलैरिस पैलेस में रखा गया था। और ये कब रखा गया था इन्हें, ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिए, 10 अगस्त, 10th ऑफ अगस्त 1792 के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये होता है कि मूवमेंट अगेंस्ट, इसमें क्या होगा, मूवमेंट अगेंस्ट करप्ट, करप्ट प्रैक्टिस ऑफ चर्चेस। देखिए, ये एक्चुअली प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन शुरू की गई, जो चर्चेस थे, बेसिकली कैथोलिक चर्च थे, उसमें जो करप्शन बढ़ा उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए ये शुरू किया गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और ये कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में, 16th सेंचुरी के आसपास, सेंचुरी में ये देखने को मिला, जिसमें रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जो करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए ये मूवमेंट आया था। ठीक है, और इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था जर्मन ने। ठीक है, जर्मन में इसको शुरू करने वाले थे मार्टिन लूथर। ठीक है, क्लियर। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, करप्शन इन चर्चेस से संबंधित है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 रिवॉल्यूशन, जो 1907 का जो रिवॉल्यूशन वाज नोन एज फॉर द 1917 रिवॉल्यूशन, जो 1917 में जो रिवॉल्यूशन हुआ। ठीक है,
तो 1917 में कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ था एक्चुअली? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, 1917 में हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन। जो रशियन रिवॉल्यूशन है, रशियन रिवॉल्यूशन, वो आपको कहाँ कब देखने को मिला? 1917 में। तो 1905 में क्या हुआ था, जो रिवॉल्यूशन हुआ 1905 के अंदर, ठीक है, वो जो था ड्रेस रिहर्सल थी, ठीक है, फुल ड्रेस रिहर्सल जैसे होता है ना, रिहर्सल रिहर्सल, ठीक है। जैसे 26 जनवरी की जब परेड होती है तो वो कब होती है? 26 जनवरी को, बट उससे पहले 23 को या 24 को किसी एक डेट में क्या किया जाता है, एज अ फुल ड्रेस रिहर्सल की जाती है कंप्लीट पूरे प्रोग्राम की, ठीक है। तो एक तरीके का ये फुल ड्रेस रिहर्सल था 1905 के जो रिवॉल्यूशन था, किस चीज़ का? रशियन रिवॉल्यूशन, जो कि शुरू हुआ था कब? 1917 अक्टूबर में, ठीक है। ये मंथ भी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? अक्टूबर के अंदर। क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हु स्टार्टेड द होम रूल मूवमेंट इन पूना? जो पूना है, पूना शहर, जो पूना शहर है उसके अंदर किसने होम रूल लीग जो है उसकी शुरुआत करी? ये शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और ये कब शुरू किया था? अप्रैल अप्रैल 1916 के अंदर, 1916 के अंदर, ठीक है। देखिए अभी पिछला क्वेश्चन जो था 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, और उससे एक साल पहले आपका जो होम रूल लीग मूवमेंट है पूना के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल के महीने में 1916 में शुरू किया था, ठीक है। और इसको अगर जो हम बात करें, इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो होम रूल लीग है, एनी बेसेंट एक नाम सुना होगा आपने, एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट और सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी, इन दोनों ने देखो जो एनी बेसेंट है, इन्होंने अडियार नाम की जो जगह है वहाँ पर होम रूल लीग की जो मूवमेंट है उसको शुरू किया। और जो सुब्रमण्यम स्वामी है, इन्होंने मद्रास के अंदर, मद्रास के अंदर सेम ईयर 1916 के अंदर ही ये होम रूल लीग शुरू किया यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस पे, और महीना था सितंबर का, ठीक है। देखिए ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं होम रूल लीग से। बाल गंगाधर तिलक अप्रैल 1916, एनी बेसेंट सितंबर, अडियार 1916 में, और सुब्रमण्यम स्वामी मद्रास 1916 सितंबर का मंथ, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड ऑल द पीपल इन फ्रेंच हेट बेस्टिले? ठीक है, देखिए ये क्या होता है, ये जो है फ्रेंच हेट बेस्टेलाइट, ये जो एक्चुअली किस चीज़ से संबंधित है? ये है जो इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ, डेस्पोटिक पावर ऑफ, डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, ठीक है, पावर ऑफ द किंग, ठीक है, राजा की जो असीमित शक्तियां हैं उससे संबंधित है। और फ्रेंच के लोग जो थे, मतलब जो एक्चुअली क्या है कि सारी शक्तियां जो है वो राजा को दे दी गई, मिल गई, ठीक है। तो उस चीज़ से जो फ्रांस के लोग थे या फ्रेंच की जो पीपल थी वो क्या करती थी? हेट करती थी, तो क्योंकि वो जो राजा था या किंग था वो क्या है, उन पर वो क्रूरता की तरह काम करते थे, क्रूर थे बेसिकली, ठीक है। तो वो हेट कर रहे थे, तो जो हेट बेस्टिली है वो किससे संबंधित है? पावर ऑफ द किंग से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर यूएन अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए जो यूनाइटेड नेशन है उसने किस साल में यूएन गाइडलाइंस को लागू किया या अडॉप्ट किया, ठीक है। तो वो किया था 1986 के अंदर, ठीक है। 1986 के अंदर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लाए गए, जिसमें लगभग 200 मेंबर 220 मेंबर्स थे, 220 मेंबर्स में से 115 मेंबर्स जो हैं वो उसमें पार्टिसिपेट किया इसमें, ठीक है। क्लियर, ठीक, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इसमें पूछा गया कि साल में आया था, वो था 1986 के अंदर। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यू टी ओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। ये इस्टेब्लिश हुआ किस एग्रीमेंट के तहत? ठीक है, ये इसके लिए जो एग्रीमेंट था इस पर्टिकुलर डब्ल्यू के इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उस एग्रीमेंट का नाम था मार्केश मराकेश मराकेश एग्रीमेंट, ठीक है। जिसके तहत जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई, और ये कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। इससे पहले जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो पहले का जो नाम था, ठीक है, तो वो था आपका GAAT,
GATT, ठीक है। ये था GATT का मतलब होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 1 जनवरी 1995 के अंदर, और जो एग्रीमेंट था इसके लिए वो था मार्केश एग्रीमेंट, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज इंपॉर्टेंट वे टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए जो तरीका है वो कौन सा है, वो होता है मतलब एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने के लिए जो उसका बात है वो करी जाती है किसमें, क्वेश्चन आवर में, ठीक है। क्वेश्चन आवर का जो ड्यूरेशन होता है पार्लियामेंट के अंदर, जब पार्लियामेंट सेशन में चल रही होती है तो जो क्वेश्चन आवर का टाइमिंग होता है, टाइम पीरियड होता है, उसमें जो है प्रॉपर फंक्शनिंग और सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन आवर्स। फिर हम बात करें, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, नोट इसमें ये काट दीजिए, बेस्ड ऑन, ठीक है। द आइडिया, ये वाली लाइन काट दीजिए, इतना पार्ट है ना, ये नहीं होगा। द आइडिया ऑफ विच ऑफ द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन, ठीक है। ये किस चीज़ पर बेस्ड है, बेसिकली बेस्ड है इक्वालिटी पर, ठीक है, समानता पर। भाई देखिए जिसमें इक्वलिटी का इन द सेंस कि ये हो गया कि कोई भी व्यक्ति अमीर है, गरीब है, ठीक है, या कहीं भी रहता है देश के अंदर, तो उसको पूरा अधिकार है अपनी सरकार चुनने का। चाहे वो देखिए कोई व्यक्ति है जिसके पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, किसी के पास 1 रुपए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो 1 रुपये की प्रॉपर्टी है और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, इन दोनों लोगों को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार है, सिर्फ सिंगल वोट देने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि भाई ये करोड़पति तो ये 10 वोट दे सकता है, दैट, ठीक है। तो इक्वलिटी के बेसिस पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो वर्क करती है, ठीक है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई, 61st अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, ये एक्ट आया था आपका 1890 सॉरी 1989 के अंदर, ठीक है, 1989 के अंदर। तो जिसमें जो एज है, एज थी, जो पहले एज थी 21 ईयर्स के लोग जो है वो वोट करने के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। तो इसको रिड्यूस कर दिया गया था अप टू 18 ईयर्स तक, कि अब जो है 89 के बाद से जितने भी लोग 18 साल के ऊपर हैं वो वोट देने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय होम। जो गवर्नर है किसी भी राज्य का, वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, ये अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और जो गवर्नर है, गवर्नर जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, डीजीरी हेड होता है स्टेट गवर्नमेंट का। तो जो एक्चुअली हेड होता है कौन, ये जो गवर्नर है ये हेड होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट का जो गवर्नमेंट होती है उसका हेड होता है, मुखिया होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मुखिया होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक सेक्टर इज मेनली डायरेक्टेड बाय। पब्लिक सेक्टर जो है मेनली डायरेक्टेड किसके द्वारा की जाते हैं, जीडीपी के द्वारा। अब जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए देश के अंदर पूरे फाइनेंशियल ईयर में, मतलब जैसे फाइनेंशियल क्या होता है, 1 अप्रैल किसी भी साल का 1 अप्रैल मान लीजिए 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। तो ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर हो गया 365 डेज का, तो इस पूरे डेज में जो देश के अंदर जितनी भी चीज़ें बनी हैं, प्रोडक्शन हुआ है, जिन भी चीज़ों का, जो भी सर्विसेज दी गई हैं, उन सभी को कैलकुलेट करके जो जीडीपी बनती है वो बेसिकली किसके बारे में बात करती है, पब्लिक सेक्टर में। इसके अंदर आता है आपका जैसे मिलिट्री, पुलिस, पब्लिक ट्रांजिट, इंफ्रास्ट्रक्चर केयर, पब्लिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं आपकी आती हैं, ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी टू द फॉरेन करेंसी। तो जो डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी का रेशियो है, मतलब देखिए इसे अगर मैं वैसे लिखूँ डीसी, है ना, डीसी हो गया आपका डोमेस्टिक करेंसी और एफसी लिख दिया फॉरेन करेंसी, इस रेशियो को कहते हैं रियल एक्सचेंज रेट, रियल एक्सचेंज रेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, सिंपली सा आप याद रखिए, रियल एक्सचेंज रेट क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी अपॉन फाइनेंशियल सॉरी फॉरेन करेंसी, क्लियर। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द नवंबर 2020 हाउ मेनी कंट्रीज हैव बीन मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जो डब्ल्यूटीओ की बात करी हमने, तो उसकी कितनी मेंबर कंट्रीज हैं, कब तक, 2020 नवंबर तक। तो 2020 नवंबर तक जो है इसमें 164 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है। और डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ को देखने को मिलते हैं, जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। और जो लास्ट कंट्री इसमें ऐड हुई, ठीक है, जो 164th नंबर पर जो कंट्री ऐड हुई थी वो कौन सी थी, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान,
तान इसके अंदर जो है लास्ट कंट्री ऐड की गई थी। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बनी? 1 जनवरी 1995 में। उससे पहले क्या थी ये? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी, GATT। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्लियर? चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एग मार्क। एग मार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? एग मार्क बेसिकली जो इसका फुल फॉर्म बेसिकली क्या होता है? एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल मार्क। ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, उन पर ये अपना एक लोगो या मोहर लगाई जाती है। ठीक है, तो एक बार क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे BIS होता है ना, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक लोगो आपका लगता है कई सारी चीज़ों पे, ISI। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं उस पर ये सील लगती है, जो स्टैंडर्ड निर्धारित करते हैं किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट है उसका स्टैंडर्डाइजेशन का काम जो है ये इस तरीके के जो मार्क्स हैं वो करते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? वो इंस्ट्रूमेंट होता है आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ यूज़ किया जाता है। क्लियर? इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर दो टाइप के आपके इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलते हैं। एक होता है मर्करी स्केल, ठीक है, और दूसरा होता है आपका रेक्टर स्केल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी में आगे, व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है ये कब देखने को मिली? ये हुई थी आपकी 3 दिसंबर 1984 के अंदर। और इसके अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई थी? वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नॉट साइनाइड, साइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जो है वो रिलीज हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर। क्लियर? और ये हुई थी आपकी 3 दिसंबर 1984 के अंदर। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ये कब लागू हुआ एक्चुअली? तो ये लागू हुआ था 2005 में। ठीक है, और ये कब बना एक्चुअली? बेसिकली जो भुज में आया था गुजरात में 2002 के अराउंड जो भूकंप आया था उसके बाद ये एक्ट लाया गया। ठीक है, जिसके अंदर इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें आई, जिसमें जो भी प्रिपेयर्डनेस है, मिटिगेशन है, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग्स हैं, कई सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया इस एक्ट के अंदर। ठीक है, फिर हम बात करें अगर तो जो है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, के अनुसार जो है भारत कितने अर्थक्वेक जोन में डिवाइडेड है? तो इसके अनुसार जो है भारत जो है 4 अर्थक्वेक जोन में डिवाइडेड है। ठीक है, मोस्टली 4 एक्चुअली। बात करें तो एग्जैक्ट की बात करें तो 5 में है, बट जो पहला वाला है आपका, ठीक है, मतलब लास्ट वाला बेसिकली, या 5 टर्म वाले बात करें, हम रिवर्स ऑर्डर में ले लें तो जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो जो फर्स्ट जोन रहेगा आपका, वो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क डैमेज जोन में आएगा। फिर सेकंड हाई में आएगा, और फिर थर्ड वाला आपका आएगा मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन में, फोर्थ आएगा लो डैमेज में, और जो फिफ्थ जोन आएगा मतलब लास्ट वाला पार्ट, वो आपका क्या रहेगा? वेरी लो डैमेज जोन में देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो अगर इसका करेक्ट ऑप्शन है जो पिछला क्वेश्चन था हमारा, अर्थक्वेक जोन कितने थे होने चाहिए, उसका अगर जो हम लास्ट वाले ऑप्शन को हटा भी दें, जो फर्स्ट जोन होता है उसको हटा दें, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं फुल फॉर्म ऑफ TSPN। TSPN का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क इज द फुल फॉर्म ऑफ PSTN। फिर हम बात करें प्लांट प्यूरिफाई एयर ड्यूरिंग। देखिए प्लांट जो है बेसिकली आपका, प्लांट जो है प्यूरिफाई करता है एयर को कब? ठीक है, ये इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो है प्लांट प्यूरिफाई करता है एयर को। ठीक है, क्योंकि क्या देखिए प्लांट क्या इनटेक करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, और रिलीज करता है ऑक्सीजन को। तो वो प्योरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट में देखने को मिलता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर। ठीक है, और प्लांट की बात करें तो इसमें दो चीज़ें और आती है, रेस्पिरेशन भी होता है, ट्रांसपिरेशन भी होता है, कई सारे फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। और फिर हम बात करें विच बर्ड लेज लार्जेस्ट
नॉट लार्जेस्ट, एक्चुअली बेसिकली बर्ड नहीं, यहाँ पर एग होगा, ठीक है। कौन सी जो पक्षी है जो सबसे बड़ा अंडा देते हैं, ठीक है, ये पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच जो है ये इकलौता पक्षी है जो उड़ भी नहीं सकता, ये पक्षी है बेसिकली, ये उड़ता भी नहीं है और जो है सबसे बड़ा अंडा देता है, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन हैव बिटवीन द टू एटम, दो एटम्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3, ठीक है, 3 बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होती है ये 2 टाइप की हो सकती है। इसके अंदर क्या होगा कि एडिशन ऑफ क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन भी होगा, या फिर आपका रिमूवल ऑफ किसका होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ होगी जब आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी, ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा, इन दोनों में से कोई एक चीज़ क्रिया आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो फूड स्टोरेज पार्ट ऑफ ऑनियन, जो ऑनियन है आपका प्याज है, तो उसमें जो फ्रूट है, फल है ऑनियन का, वो कहाँ पर देखने को मिलता है, वो उसकी पत्तियों में, लीव्स में, जो पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर उसको फ्रूट्स जो है वो ऑनियन का देखने को मिलता है। उसकी जो फ्रेशली लीव्स होती हैं ऑनियन की, दैट आर कंज्यूमेबल। देखिए सर्दियों में बेसिकली क्या होता है ना, एक हरा प्याज भी आता है, हरा प्याज, इसमें प्याज के साथ में एक बड़ी सी लंबी सी उसकी वो ग्रीन लीव्स होती हैं देखने को मिलती है, आपने देखी होगी, सर्दियों में मोस्टली आती है मार्केट में। तो उसके अंदर क्या होता है, उसका फूड स्टोर्ड रहता है, क्लियर। आफ्टर अ शावर ऑफ रेन, जब बारिश हो जाती है उसके बाद रेनबो जो सीन होता है, ठीक है, वो कहाँ से देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है अपोजिट टू द सन, अपोजिट टू द सन, सन के अपोजिट पे देखने को मिलता है रेनबो, ठीक है। और फिर हम बात करें अगर कि हाउ मच लेस पीएच ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसिडिक रेन, अगर जो कोई भी आपका वाटर है या रेनफॉल हो रही है तो उसका पीएच अगर जो उस चीज़ से कम हो जाएगा किस वैल्यू से, तो उसको हम कहेंगे एसिडिक रेन। तो वो वैल्यू है आपकी 5.6। अगर जो पीएच आपका जो रेनफॉल हो रही है 5.6 से कम हो जाती है तो वो रेन क्या कहलाती है, एसिडिक रेंज, ठीक है। एक होता है जीरो, जीरो से यहाँ पर आपका 7, देन ये 14, तो ये आपका हो गया न्यूट्रल कंडीशन। तो इधर से इस तरफ जब मूव कर रहे हैं, जस्ट मिनट, जब हम लेफ्ट साइड में मूव कर रहे हैं तो क्या है, एसिडिटी बढ़ा रहे हैं, एसिड यहाँ पर एसिडिक नेचर आपका बढ़ता जा रहा है, और इस तरफ मूव कर रहे हैं तो बेसिक नेचर आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लिमिट आ गई 5.6 की, तो 5.6 तक तो ठीक है, ओके, बट इसके नीचे अगर जो आएगा 5.4 हो जाता है अगर जो वाटर का पीएच, तो वो क्या कहलाएगा, एसिडिक नेचर की हो गई है और वो एसिड रेन कहलाती है, क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर्स फ्रॉम द लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर। देखिए जो सिंपल डेफिनेशन है ये किसकी, फिल्ट्रेशन की। देखिए फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम, ये जो पानी का में जो भी सॉलिड मटेरियल घूम रहे हैं, मतलब जो आपके है तालाब वगैरह है या पॉन्ड है, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो भी आपका ऐसा सस्पेंडेड मेटल जो तैरते हुए दिख रहे हैं उसको आप थ्रू फिल्ट्रेशन फिल्टर करके आपने उसको सेपरेट आउट कर दिया। तो इस तरीके के जो मेथड है वो क्या कहलाता है आपका, फिल्ट्रेशन, ठीक है। और फिल्ट्रेशन में और क्लीनिंग में और भी कुछ मेथड्स होते हैं जैसे बॉयलिंग, सब्लिमेशन, ये सब भी मेथड आपको देखने को मिलते हैं फिल्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है किसकी, फिल्ट्रेशन की, क्लियर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एम शेल ऑफ एन, जो आपका एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो उसका ये पूछा गया कि उसके एम शेल में कितने एलिमेंट होंगे। तो इसको अगर जो हम स्प्रेड आउट करें या तोड़ें इसको 20 को, तो 20 का जो ब्रेक डाउन बनेगा वो बनेगा 2, 8, 8, 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। तो देखिए ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसमें एक लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, ठीक है, ये इस तरीके से हमने 3-4 लेयर्स बना ली। तो जो इसमें सेकंड कलर लेते हैं, तो देखिए ये वाला जो पहला लेयर है इसको कहते हैं फर्स्ट वाले को के सेल, फिर सेकंड वाली लेयर जो है इसको एल सेल, और थर्ड वाली लेयर को एम सेल, और लास्ट वाली जो लेयर है इसे कहते हैं एन सेल, ठीक है। तो KLMN, ठीक है, ये तरीके की सेल्स हैं। तो जो इसके अंदर आपकी जो के है इसके अंदर 2 रहते हैं आपके एटम, मतलब जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाद
जो एल है, एल के अंदर 8 एलिमेंट्स रहते हैं आपके, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? 8। उसके बाद एम में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने रह सकते हैं? 8। और जो एन है इसके अंदर, लास्ट वाले के अंदर, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? एक रहता रहेगा, सिंगल रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें पूछा था एम सेल में, तो एम सेल कौन सा है? थर्ड वाली लाइन। तो एम सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 8। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 8, ठीक है। कितने एलिमेंट रह सकते हैं? 8 एलिमेंट रह सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे के लिए ब्लू कलर लेते हैं, चलिए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। एक यूनिट टाइम पे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिली टाइम इंटरवल पे, उसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है। जैसे अब होता है ना मीटर पर सेकंड, तो ये क्या है? वेलोसिटी है ना बेसिकली। 1 मीटर आपने ये पर्टिकुलर एक सेकंड में कवर किया, तो वो क्या कहलाया आपका? वेलोसिटी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल फार्मूला इज नोन एज, वो कहलाती है आपकी केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अब मान लीजिए, देखिए ये क्या हो गया ना, जैसे सिंपल ये हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, ये क्या बना? वाटर बना। तो ये क्या आपने रिप्रेजेंटेशन दिया केमिकल रिएक्शन का, ये रिएक्शन हुई, इसमें अपने केमिकल फार्मूलाज लिखे, ये हाइड्रोजन का फार्मूला, ये ऑक्सीजन का फार्मूला, फिर ये आपका वाटर बना, ये फार्मूला हो गया। तो इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या कहलाता है? केमिकल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। फिर देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या होता है? देखिए इसके अंदर क्या होता है? 18 ग्रुप्स होते हैं आपके, ग्रुप, ठीक है। जीपी लिख दिया मैंने, 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। देखिए ग्रुप्स कैसे हो गए, मतलब जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, ये आपका कॉलम्स के अंदर जो भी पार्ट होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो क्या होता है? आपके ग्रुप्स कहलाते हैं। और इस तरीके से जो आपका ये वर्टिकली हो गया, ये हॉरिजॉन्टली जो आपका कॉलम्स रोज बनेंगी, तो ये क्या कहलाती हैं? आपकी पीरियड्स कहलाती हैं, और ये आपके ग्रुप्स कहलाते हैं इधर, ठीक है। तो 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस तरीके का जो पीरियोडिक टेबल है, इसके अंदर एट प्रेजेंट जो है कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, और इसी को इसको कहते हैं मेंडलीज पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ओजोन इज फॉर्म्ड बाय, देखिए ओजोन जो है फॉर्म्ड होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जो नेसेंट ऑक्सीजन है, इसको एक्चुअली कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन, ओजोन को O3 लिखते हैं ना, तो इसके अंदर क्या है? 3 नेसेंट ऑक्सीजन से मिलकर ये बनता है आपका कौन? ओजोन, ठीक है। और ओजोन लेयर, ठीक। अगर इसको हम रिएक्शन की बात करें, तो जैसे आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? आपका गैस, ठीक। ये रिएक्ट हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, तो एक नेसेंट ऑक्सीजन निकला, ये भी आपका गैस है, प्लस एक और नेसेंट ऑक्सीजन बना गैस, मतलब ये ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद जब नेसेंट ऑक्सीजन अब जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वापस से जब ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मर्ज करता है, मतलब जो, ठीक है, ये वाला नेसेंट ऑक्सीजन एक प्रॉपरली दोबारा से एक ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तब ये बनाता है O3, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, इसमें भी ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। मतलब इधर से भी हो सकता है, उधर से भी, दोनों तरफ से ये रिएक्शन देखने को मिलती है, और इसकी किसकी प्रेजेंस में? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन देखने को मिलती है, ठीक है। इस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की मदद से बनता है, ठीक। चलिए फिर हम बात करते हैं फैलोपियन आर एसोसिएटेड विद, तो फैलोपियन एक्चुअली क्या है? ये किसी से एसोसिएटेड है? ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है। और कौन से रिप्रोडक्टिव? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये एसोसिएटेड है, ठीक है, फैलोपियन। फिर हम बात करें अगर जो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, उसमें क्या होती है? इसमें एक्चुअली कांस्टेंट होती है एक चीज़, ठीक है। वो कौन सी कांस्टेंट होती है? वो होती है स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब कोई भी चीज़ है, मान लीजिए सेंटर है, तो इसके चारों तरफ कोई चीज़ घूम रही है, अगर जो मान लीजिए आप बाइक ही चला रहे, बाइक चलाते हैं ना जनरली, तो क्या होता है? आप एक सेंटर ऑफ पॉइंट हो गया आपका, तो इस पॉइंट से, मतलब ये आपका रेडियस जो है, इस पॉइंट से चारों तरफ में सेम है, सिमिलर सेम रेडियस है, मतलब ये 10 मीटर 10 मीटर सब चारों तरफ आप एक सर्कुलर मोशन में आप मूव कर रहे हैं। तो क्या है? ये रेडियस सेम होने की वजह से क्या है? आपका जो स्पीड है, whatever speed, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर आवर, whatever be the speed, that will be a constant value in a circular motion के अंदर,
ठीक है। देखिए, इन इंडिया उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन इज ऑल्सो नोन एज, जो उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन है उसको कहा जाता है सप्तऋषि, सप्तऋषि तारा, ठीक है, सप्तऋषि तारा, ठीक है। ये आपने डेफिनेटली सुना होगा, इसके बारे में जानते ही होंगे। जो सप्तऋषि तारा आसमान में देखने को मिलता है, 5 स्टार्स जो एक साथ देखने को मिलते हैं एज अ, उसकी जो शेप है ऑलमोस्ट स्पून के जैसे देखने को मिलती है, वो कहलाता है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन, जिसे सप्तऋषि तारा के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम है जिसे हम ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट बियर, ग्रेट बियर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बात करें, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो किस विटामिन की कमी से देखने को मिलता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो रात में जो अंधेरा छा जाता है, ठीक है, या कम दिखाई देता है, तो वो होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से ये देखने को मिलती है। और इस बीमारी को क्या कहते हैं, इस बीमारी को रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अबाउट हाफ ऑफ आवर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ, जो हमारी आधे से ज़्यादा जो डाइट है, ठीक है, जो हम भोजन करते हैं खाते हैं, वो किस चीज़ से बना होता है, ठीक है। उसमें मोस्टली क्या होता है, मोस्टली आपके जो ग्रेन्स है, अनाज अनाज वगैरह, जो गेहूँ, मक्का, चना, ये सब जो अनाज है, मोस्टली ग्रेन्स प्लस वेजिटेबल्स इंक्लूड होते हैं आपके ज़्यादातर डाइट्स के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट वाज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे देखने को मिलती है। ये देखने को मिलती है आपकी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आपको देखने को ये डायरेक्शन मिलती है। मान लीजिए, जैसे इसको समझने के लिए देखिए, ये आपका जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट ले लिया, ये आप इस तरफ आपका हाफ पार्ट पे इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। और आपका एक और मैग्नेट ले लीजिए सेम, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ साउथ, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका वो कैसे देखने को मिलता है, ये इस तरीके से नॉर्थ से फिर साउथ में इस तरीके से मूवमेंट जाता है ऊपर से नीचे, ठीक है, फिर ये इसी तरीके से, तो इस तरीके के मूवमेंट आपको देखने को मिलती है इसके अंदर, ठीक है। इन दोनों में, दोनों केसेस में सिमिलर होती है। करेक्ट आंसर है, डायरेक्शन की पूछी थी, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डायरेक्शन देखने को मिलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर, क्लियर। तो ये था आपका जो 28th सेट है, ठीक है, जिसमें हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया है, वन लाइनर क्वेश्चंस को किया है, क्योंकि देखिए एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो हमारा टारगेट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर करें, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है, जब भी आए वीडियो, तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और जो जो आपका ICR का एग्ज़ाम है, इसके लिए जो प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, बाकी जो अदर वीडियोस भी हैं जो SSC के हैं या जो अदर सब्जेक्ट्स के आ रखे हैं, अपलोडेड हो रखे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।